अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, इस वक्त पीडीएम की जो मौजूदा गवर्नमेंट है इससे शदीद मुआशी चैलेंजेस का सामना है और जितने ज्यादा हम देख रहे हैं कि मुआशी चैलेंजेस मौजूदा गवर्नमेंट के लिए बढ़ते जा रहे हैं, इतने ही उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौजूदा जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, 8 माह की गवर्नमेंट है, इसकी मुआशी कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी किया और शदीद तनकीद की गई मौजूदा गवर्नमेंट की मुआशी पॉलिसीज पर। यह तक कहा गया कि 8 माह के दौरान नाकाम मुआशी पॉलिसीज ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। ज़ाहिर ग्राउंड पर अगर सिचुएशन देखें तो आम आदमी की जिंदगी वाकई अजीरन हो गई है। खाने पीने की अशिया महंगी कर दी गई हैं। तकरीबन ओवरऑल महंगाई की बात की जाए तो 45% इसमें इजाफा किया गया है पिछले 8 माह के दौरान। हालांकि ये गवर्नमेंट जब इक्तदार में आई थी या आने से पहले तहरीक अदम एतमाद का जब वक्त था इमरान खान साहब के खिलाफ, उस वक्त ये बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे। ये कह रहे थे हम मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर ले आएंगे, महंगाई कम कर देंगे। मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर क्या ले आए, उल्टे इस वक्त सूरत हाल मुआशी हवाले से ये कि हम दलदल में फंसे हुए हैं। डिफॉल्ट का जो खतरा है वो 95% पर आ गया है, जबकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट छोड़कर गई थी तो उस वक्त 5% रिस्क था डिफॉल्ट का, आज 95% से भी बढ़ गया है। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में वो तकरीबन कुछ हफ्तों की इंपोर्ट के लिए भी नाकाफी हैं। ज़ाहिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी शदीद इस वक्त बहरान दिखाई दे रहा है। सारी सूरत हाल पर हुकूमत कैसे ज़ाहिर है इससे निकलेगी, इससे निपटेगी। कुछ गुज़िश्ता रोज़ कैबिनेट मीटिंग में फैसले भी किए गए जिसमें होटल, रेस्टोरेंट वगैरह दुकानें जल्दी बंद करने की तजवीज़ सामने आई है, बल्कि फुल फ्लैज इस हवाले से फैसला भी हो गया है। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? हुकूमत के पास शॉर्ट टर्म क्या ऐसे सॉल्यूशंस हैं, क्या ऐसी हिकमत अमली होगी जिससे वो मौजूदा बहरान पर काबू पा सकेगी? कोई स्ट्रैटेजी है या नहीं है? डिफॉल्ट रिस्क वाकई बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि महंगाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। मौजूदा गवर्नमेंट के पास आवाम को देने के लिए क्या कुछ रह गया है? बहुत सारी ज़ाहिर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के हवाले से भी बड़ी बात हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट अभी तो इस सारी सूरत हाल को डिनाई कर रही है। IMF के साथ मामलात भी ठीक नहीं है। IMF ज़ाहिर है बात कर रहा है मजीद टैक्सेस बढ़ाने की, 600 से 800 अरब के मजीद टैक्सेस। इनिशियली ये बात हो रही है कि IMF की डिमांड्स जो हैं वो ये हैं। फिर पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाने की भी बात हो रही है। तो होगा क्या आवाम पर मजीद महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है? मुआशी अदाद-ओ-शुमार क्या हैं? मुआशी हवाले से हम कहां पर खड़े हैं? सारी सूरत हाल पर आज तफसील से बात करें और आम फहम सादा जुबान में जरा मईशत के हवाले से बात करेंगे जो कि आम आदमी की समझ में आ जाए। क्योंकि आम आदमी का मसला ये नहीं है कि हमारी GDP ग्रोथ क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, हमारी ट्रेड डेफिसिट क्या है। इन सारे अदाद शुमार से आम आदमी को कोई सरोकार नहीं होता। आम आदमी को अगर सरोकार होता है तो उन्हें 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाए, खाने पीने की जो अशिया ज़रूरियाँ हैं, जो बेसिक नीड्स हैं वो उन्हें सस्ते दामों मिल जाए, पेट्रोल उनको सस्ते दामों मिल जाए, बिजली सस्ती मिल जाए। लेकिन कुछ भी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं रहा क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है। यूटिलिटी स्टोर पर जो मुतवस्सित पिसा हुआ तबका था, जो आम आवाम थी, उसको रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर पर कुछ सब्सिडीज दी जाती थी गवर्नमेंट की जानिब से, उसको भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। अब यूटिलिटी स्टोर पर भी सब्सिडीज नहीं दी जाएंगी, सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले लोग हैं उन्हें कुछ रिलीफ दिया जाएगा यूटिलिटी स्टोर पर। और ये भी बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और एक ही दिन के अंदर ये खबरें गुज़िश्ता रोज़ आई कि आटा, घी और चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया। सिर्फ घी की कीमत में फी किलो 75 रुपए इजाफा कर दिया गया। आप अंदाजा लगा दीजिए कि 1 किलो में 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए इजाफा होता था तो लोग सोचते थे पता नहीं क्या हो गया। और एक ही दिन के अंदर 75 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया घी की कीमत में, चीनी की कीमत में 19 रुपए, आटे का 10 किलो थैले की जो कीमत है वो 248 रुपीज बढ़ा दी गई यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर। तो इसके अलावा सूरत हाल क्या होगी? तो बड़ी मुश्किल होती जा रही है। गवर्नमेंट कैसे इस पर काबू पाएगी, इस पर जरा आज हमारे साथ इकोनॉमिस्ट मौजूद है, माहिर मौशियात, बड़े अच्छे से इकोनॉमी को समझते हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं। माहिर मौशियात डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट हैं और मुआशी मामलात पर भी बड़ी गिरफ्त रखते हैं, बड़े अच्छे से समझते हैं मुआशी मामलात को, सियासत पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और ज़ाहिर है मुआशी अदम इस्तेहकाम का ताल्लुक सियासी अदम इस्तेहकाम से भी है, तो क्या ये भी एक बड़ी वजह? इस पर ज़रा राय लेंगे एहतशामुल हक साहब की।
नाजरीन इसी सारी सूरत हाल पर प्रोग्राम में बात करते हैं। और नाजरीन इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब ने, इसके साथ साथ माहिर मौशियात डॉक्टर इकरामुल हक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब दोनों का बहुत शुक्रिया। एहतशाम साहब, आगाज आपसे करते हैं। सर, ये आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौशी कारकर्दगी पर मौजूदा गवर्नमेंट की वाइट पेपर भी जारी की है और ज़ाहिर बड़ी मौशी पॉलिसीज पर तनकीद भी की। उन्होंने कहा नाकाम मौशी पॉलिसीज ने ज़ाहिर आम आदमी की जो जिंदगी है वो अजीरन बना दी है। अपने दौर के कुछ फैक्ट एंड फिगर्स भी इमरान खान साहब ने कोट की और मौजूदा गवर्नमेंट की जो ज़ाहिर मौशी पॉलिसीज हैं इस पर भी बात की। सर, कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इमरान खान साहब की जानिब से जो अदाद-ओ-शुमार दिए गए वो ठीक है और वाकई 8 माह में इस गवर्नमेंट ने मौशी तौर पर मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम दिखाई दी? साढ़े 3 साल पीटीआई के थे, उनमें आखिरी साल जो हम कह सकते हैं 2021-22 को माली साल जो था उसमें डेफिनेटली 6% ग्रोथ रेट आई है और उससे पहले 5.2 5.3 की आई थी। तो ज़ाहिर है ये फिक्र वो है कि जिसको मेरा ख्याल है कोई चैलेंज नहीं करेगा, इसलिए कि ये मौजूदा ये 2021 और 22 का माली साल का जो इकनॉमिक सर्वे था जो आया उसमें आपने देखा कि हुकूमत ने खुद पीटीएम की हुकूमत ने माना है कि ग्रोथ रेट 6% था जीडीपी पाकिस्तान की। तो जाहिर सी बात है ये इसको अगर कोई कहे कि जी मैं नहीं मानता तो फिर वो तो फिर सवाल करे ना पीटीएम की हुकूमत का जिनके दौर में ये इकनॉमिक सर्वे जारी हुआ था। अब सुनिए सवाल ये कि जी ये आखिरी साल के फिगर्स में आप देखें कि इकोनॉमिक इंडिकेटर डेफिनेटली जो है ना बेहतर हुए थे और 4.4% की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो 17 साल में पहली मरतबा आई है ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अच्छा ग्रो किया, लेकिन सवाल ये नहीं है। सुनिए सवाल ये है कि जी पहले जो आपके वादे थे और उसके अलावा जो पहले आपने यूँ समझिए 2.5 साल आपके ज़ाया हुए, आपने 3 के करीब तो फाइनेंस मिनिस्टर बदले, इकोनॉमिक पॉलिसी आप कोई नहीं दे सके, रोड मैप को बड़ा वादे तौर पे नहीं आया, अनसारोबलियस तरीके से जिस तरीके से आपने देखा असद उमर को हटाया गया, IMF का प्रोग्राम आपने शुरू करके फिर जाते जाते आपने उस पर ब्रेक लगाई। ना सिर्फ ये किया कि बल्कि जारी में बिजली और गैस की प्राइसेस भी कम कर गए। वो जो कहते हैं अब क्या कहना चाहिए, घड़ा खोद के गए हमारे लिए। हाँ, वो एक नुकसान वाला पहली तो निकलता है। तो मेरा ख्याल है सियासी तौर पे तो सोनिया इतना ज्यादा हम नहीं कह सकते, ठीक है। बार बार एक ही बात आती है कि अगर जिस अंदाज से ये हुकूमत चलती रहती तो शायद इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किलात होती है। पॉपुलैरिटी उनकी जो बढ़ी है उनको हटाने के बाद बढ़ी है। सही, मैं नहीं कहता और आमतौर पे लोग ये नहीं कहते कि बड़ी को काबिले सताइश काबिले तहसीन उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, लेकिन अभी की गवर्नमेंट से बेहतर थी। अब यूँ कह सकते हैं कि जी किसी हद तक बेहतर रही थी, लेकिन अभी वो आप जिस तरह आप बातें कर रहे हैं कि काश तो डे 1 से ही अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते, तब्दील ना करते बंदे। FBR के बंदे 3 आपने तब्दील किए थे। पंजाब का तो वैसे ही बुरा हाल, 7 चीफ सेक्रेटरी और 5 आपने IG तब्दील किया और बहुत अच्छे हवाले से पंजाब बड़ा सूबा है, वहाँ पे कोई बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू। सही, ठीक है। एहतशाम साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टर इकरामुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ माहिर मौशियात हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके वक्त का भी। डॉक्टर साहब, ये मौशी हवाले से ज़ाहिर है इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट को शदीद मौशी चैलेंजेस का सामना है और जितने जितने ज़ाहिर है मौशी चैलेंजेस इनके लिए बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आज इमरान खान साहब ने भी ज़ाहिर है बात की और उन्होंने शदीद तनकीद की मौजूदा गवर्नमेंट की मौशी पॉलिसीज़ की और उन्होंने कहा कि सियासी अदम इस्तेकाम और मौशी अदम इस्तेकाम एक ही सूरत में ख़त्म हो सकता है, ज़ाहिर है कि मुल्क अर्ली इलेक्शन की तरफ जाए। अब ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा रोल है इस अदम इस्तेकाम का जो माहौल इस वक्त है। तो सर, आपको भी यही लगता है कि एक बड़ी वजह मौशी अदम इस्तेकाम की सियासी अदम इस्तेकाम भी है? जी, जाहिर है कोई मईशत भी जो है वो अनसर्टेनिटी में और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में तो नहीं आगे बढ़ सकती, उसके अंदर ये प्रॉब्लम आई है। और भी हमारे यहाँ हमने देखा कि आलमी सतह पर भी इन्फ्लेशन हाई है, फिर सप्लाई चेन्स का मसला है, फिर रूस की और यूक्रेन की वॉर ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो एक बरामदी मुल्क होने की हैसियत से जो हम इतना बड़ी ऑयल की इम्पोर्ट करते हैं उसके लिए हमारे पास डॉलर है नहीं और हमारी जो इम्पोर्ट है उसको फंड करने के लिए हमारे पास राय नहीं है। इसके अलावा कर्जों की भी अदायगी करनी होती है। तो असल मसला जिसकी तरफ इशारा खान साहब ने भी नहीं किया और भी लोग करते ये है कि अगर हम तरक्की करते भी हैं तो वो क्या इम्पोर्ट बेस्ड तरक्की पायदार हो सकती है जब हमारे पास अपनी जो इम्पोर्ट्स को फंड करने के लिए उतनी एक्सपोर्ट्स और जराए नहीं होते हैं।
तो उन्होंने खुद भी इस बात का इदराक है और उन्होंने इसका बरमला इजहार भी किया है कि हमारा सबसे बड़ा मसला करंट अकाउंट डेफिसिट रहा है। जब उन्होंने कहा कि हम माशी तरक्की का हदफ 6% के फिर ऊपर शायद ले जाते हैं, मगर उसके साथ साथ हमें ये अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान को डॉलर्स की जरूरत होती है। अब एक ऐसी मीशत जिसका सारा दारोमदार ही जो है वो बरामदात की बरामदात पे हो और उसके पास ऐसे जराए ना हो, तो जाहिर है ये सूरत हाल पैदा होती है। अब इस वक्त जो हमारे कौमी ज़खायर हैं वो किस तेजी से फॉरेन जो फॉरेक्स हैं वो कितनी तेजी से नीचे आ रहे हैं कि हमारे पास एक महीने की भी इम्पोर्ट के लिए नहीं, और जबकि 2 बिलियन हमने देने हैं बाहर कर्जों की अदायगी के सिलसिले में। तो बड़ा मसला ये है जो इस वक्त हमारे लिए बनाएगा इसके कि इन्फ्लेशन बहुत हाई है और आम लोगों की जिंदगी इस वक्त बहुत मुश्किल है, खाने पीने की चीजें इस हद तक महंगी हो चुकी हैं। ये मसाइल सारे जो है ये वो अलामतें हैं जो बताती हैं कि मईशत के अंदर जो ढांचे की दुरुस्तगी है, जो हमने बहुत बड़ी बड़ी जो है वो कॉस्ट पुश किस्म की इन्फ्लेशन रखी हुई है, इतने ज्यादा हम दरामद के ऊपर टैक्सेस लगाते हैं, बिजली हमारी इतनी महंगी है, तवानाई का हर शोबा देख लें उसके अंदर सिवाय बगाड़ के उस गर्दिशी कर्जे कहाँ चले गए हैं। बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन के किसी तरह से खसारे कम होने का नाम नहीं लेते हैं। ये वो प्रॉब्लम है जिसके अंदर फिर हम अपने जारी अखराजात तो बढ़ाते चले जा रहे हैं और उस लिहाज से हमारे रेवेन्यू जो है वो नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए फिर हमें उतनी अपनी पैदावारी सलाहियत और नशोनुमा भी जो है वो भी तो बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपकी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही है, अगर आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, तो टैक्सेस की अंदर तो फिर यही है कि वेस्टिंग टैक्स पे टैक्स लगा के आप ये करेंगे। अभी आप फ्लड सरचार्ज का जिक्र सुन रहे हैं, फिर आप और टैक्सेस का जिक्र सुन रहे हैं, मगर जो 1 ट्रिलियन से ज्यादा टैक्स एक्सपेंडिचर है यहाँ वो मराद दी हुई है, उनको वापस लेने की बात नहीं करती है। क्या जरूरत है कि आप उन सारी सलाह फिर अब 75 लोगों की आपने कैबिनेट बिल्कुल एग्जैक्टली मैसेज आता है कि जनाब आपको जो है वो बहुत नुकसानात हुए और उसके बाद हमें अपनी बेल्ट टाइट करने की बजाय और खर्चे करने चाहिए, जो बिल्कुल ही आप देखिए कि गैर तरक्की आती है और गैर जरूरी भी है, मैं समझता हूँ। तो पहले तो अपना गवर्नमेंट का साइज ठीक करें, अपने जो गैर जरूरी अखराजात हैं उनको कम करें, रेवेन्यूज की सतह को बेहतर करें, मगर पैदावार और बढ़ाने के लिए और सरमायाकारी कराने के लिए माहौल साजगार तो करना पड़ेगा। एनर्जी का मसला हल करना पड़ेगा। अब ये चीजें जब तक नहीं होती किसी दुनिया के मुल्क में, जब तक सरमायाकारी का माहौल साजगार ना हो और लोग सरमायाकारी कर ना रहे हों अपने भी और बाहर के, तो वो तरक्की नहीं कर पाता, क्योंकि बरामदात बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ आपको ह्यूमन कैपिटल को भी बेहतर करना है, आपको अपनी एनर्जी जो है उसको कंपेटिटिव रखना है, अपने टैक्सों के निजाम को आपने जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मतलब टैक्सों का निजाम इस कदर पेचीदा है, कोई हुकूमत इसको ठीक करने का नाम नहीं लेती है और अपने अखराजात भी कम करने का नहीं सोचती। इस वजह से ये बार बार जो है हमारे क्राइसिस की बच करते रहते हैं और आज पिछले से अगले क्राइसिस ज्यादा शदीद होते चले जाते हैं, क्योंकि हम जो इस्लाहात करनी चाहिए स्ट्रक्चरल वो नहीं करते हैं। बिल्कुल, ये सिलसिला ऐसे जारी रहेगा चाहे हम कितनी भी गुफ्तगू करते रहें। सही। एहतशाम साहब, ये अभी बड़ी अहम बात की है डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर इकरामुल हक साहब ये कह रहे हैं कि जाहिर है अपने खर्चे कम करना बहुत जरूरी है। एक झांसी साइज की इन्होंने कैबिनेट रखी हुई है, उसके अखराजात देखें, अब क्राइसिस भी इनके सामने है, IMF के साथ कोई बात बन नहीं रही, बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी बड़ा संगीन एक क्राइसिस सामने आने वाला है। तो सर कोई कहीं ना कहीं डिफॉल्ट की तरफ हम जा सकते हैं? अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। चलिए देखिए, डिफॉल्ट के खतरे तो घटिया तो सब लोग बुझा भी रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि शायद हमारे दोस्त भी नहीं चाहते और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी नहीं ये चाहते कि डिफॉल्ट हो, तो उनमें भी जो हर्फ आता है लिहाजा वो ब्रिक में तो रखेंगे किसी न किसी हवाले से, लेकिन डिफॉल्ट की शायद सिचुएशन ना हो। और दोस्त अब आपको कहा जा रहा है नई आर्मी चीफ अब सऊदी अरब जा रहे हैं, वहाँ से शायद उनको उम्मीदें तवक्को है। लेकिन सुनिए, एक बात जो सारी दुनिया अप्लाई करती है वो कोई नहीं कर रहा ना हमारे मुल्क में। आप देख लें इंडिविजुअली कलेक्टिवली जब भी आप ये मुश्किल आता है वक्त, लोग कहते हैं कि भी अपने अखराजात कम कर दें। अब ये अखराजात कम नहीं हो रहे और नए रिसोर्सेज नहीं पैदा हो रहे, इसको कहते हैं ना न्यू रिसोर्स मोबिलाइजेशन। वही पुराने लोग हैं जो 3 मिलियन के करीब टैक्स पेयर हैं, उनमें से भी आधे से भी ज्यादा जो है टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं अपनी इनकम को। एक तो ये कि कोई तरीका ऐसा किया जाए कि ये जैसे डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह माहिर है, टैक्सेशन का निज़ाम दोबारा रिस्ट्रक्चर किया जाए, सही मानों में नए टैक्स को लाया जाए बीच में, और जो
जी। टैक्सेस होनी चाहिए कि एक ही तरीके से आप जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में है उन्हीं से पैसा वसूल किया जा रहा है, उनके ही टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, नए टैक्स पेयर नहीं आ रहे, छोटा ट्रेडर नहीं आ रहा है। और प्रोफेशनल जो लोग इसमें आप देख लें, डॉक्टर, इंजीनियर और इवन साफी जो आप कहें कि पैसे जो कमाने वाले हैं वो उस तरह टैक्स में नहीं है। तो हुकूमत को पहली फुर्सत में तो ये करना चाहिए कि क्रॉस द बोर्ड, आज जैसे देखिए इतने दिनों के बाद इन्होंने अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए, मार्केटें जल्दी बंद करने के लिए और ये जो करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन असल बात यह है कि आप अपनी, जिसको कहते हैं कि आप बेल्ट टाइटनिंग कैसे करेंगे, उसका तरीका एक ही है कि आप बजाय इसके कि आपने इतनी वजारतें बना दी, उनके आगे इतने डिवीजन बना दिए, उनको खत्म किया जाए, गैर जरूरी अखराजात को खत्म किया जाए। अब आलम यह हो गया कि सैलरी देने के लिए अगले माह से परेशानी है, केपी तो इस लिहाज से ब्रोक है, वो तो कह रहा मारे जाएंगे, यही सूरत पंजाब में भी है। तो एक ही तरीका है कि बाहर से जान छुड़ाने का कि इन द फर्स्ट प्लेस आप अपने खर्चात कम करें। क्यों आपका इतना खर्चा क्यों होता है, वो कम हो जाएगा तो जाहिर है उस सिचुएशन मामलात बेहतरी की तरफ आएंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज कैबिनेट मीटिंग में कुछ अहम फैसले भी हुए हैं कि ज़्यादा शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स शाम 8 बजे बंद करने का फैसला हुआ है। तवानाई की इससे बचत होगी, 62 अरब रुपए सालाना शायद बात कर रहे थे आज ख्वाजा आसिफ साहब, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे हुकूमती बुजरा। और कहीं ना कहीं ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जुमे को शायद छुट्टी का फैसला भी किया गया है। बहरहाल अभी ये जराई से खबरें मौसूल हो रही हैं, तो सर आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा? देखिए, इससे बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हमने इस तरह के जब भी पहले भी बात किए हैं, क्योंकि उससे हमारी इकोनॉमी और भी स्लो होती है। मसला ये है कि यहाँ कल्चरली हैबिट लोगों को चेंज करने के लिए और ये सब चीजें करने के लिए आपको एक संती दिमाग वाला माशरा कायम करना पड़ता है। यहाँ या तो मैंने अर्ज किया कि हमारे ट्रेडर्स हैं जिनके पास जमीन है, वो टैक्स भी नहीं देते और हम असेंबलियों में बैठे हुए हैं, तो जहाँ खर्चा भी करते हैं। दूसरी तरफ हमारा ताजा तबके का ज़हन जो है वो भी ये है कि हम इंडस्ट्रियाँ खुद तो लगा के यहाँ प्रोडक्शन अपनी बेहतर करके उसको तो नहीं ला रहे, चीजें बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, फिर जाहिर है कि वो मार्केटों में बेचते हैं और वो आपने देखा 11-12 बजे से पहले कोई मार्केट खुलती नहीं है, फिर उसके बाद रात के तक काम होता है। तो ये सारी चीजों में जब तक हम बेहतरी के लिए पहले तो रिन्यूएबल की तरफ जाना चाहिए, और ये हमारी जो 20 बिलियन से भी ज्यादा डॉलर की जो फॉसिल फ्यूल्स की जो हम इंपोर्ट करते हैं, इस पर तवज्जो देनी चाहिए। हमें अपने ट्रांसपोर्ट के निजाम को, पब्लिक को ठीक करना चाहिए। ये जो इतनी ज्यादा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो इन्वायरमेंटली डिजास्टर हम क्रिएट कर रहे हैं, दूसरा ये कि इसके ऊपर ऑयल की जो सारी इंपोर्ट हमें करनी पड़ती है, उसका खर्चा कहाँ जाता है। ये सारी चीजें जो है कि आपने तवानाई के शोबे को कैसे दुरुस्त करना है, उसके अंदर लाइन लॉसेज आप देख लें, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चोरी देख लें, ये सारे वो इश्यूज हैं जो कई सालों से और हर हुकूमत के अंदर परसिस्ट करते हैं, मगर इसको कोई भी जो है बस गुफ्तगू की हद तक वो इस पर बात करते हैं, मीटिंगें भी करते हैं, फैसले भी इंडोर्स करते हैं। जाहिर है अब दफाई हल्कों की तरफ से भी इनको बताया गया है कि भाई आप मईशत को भी दुरुस्त करें ना, इस वादे पे आए थे। अब जाहिर है 9 अप्रैल को मतलब होगा, उससे आगे तो कुछ बेहतरी होनी चाहिए थी, हम और खराबी की तरफ जा रहे हैं। कोई भी एक ऐसा शोबा नहीं है जिसके अंदर बेहतरी की तवक्को हो, और बजाय चीजें बेहतर होने के खराब हुई हैं। तो अगर हुकूमत चेंज करने के बाद लोगों को गंदम भी इतनी महंगी, आटा भी इतना महंगा मिल रहा है कि उनको रोज के खाने पीने के भी लाले बढ़ जाए, तो उन्होंने क्या करना है। इसलिए बेहतर है कि आप जल्दी से एक इलेक्शन की तरफ जाएं, ताकि पहले के मैंडेट आए, इस्तेमाल आएगा तो मैशत में बेहतरी आएगी। अगर ये रोज की लड़ाई जारी रही और सियासी लोगों ने मिल बैठकर फैसला नहीं किया कि वे आउट, तो मेरे हिसाब से अर्ली इलेक्शन भी हैं, और वो जितनी जल्दी करवा लिया जाए बेहतर है, वरना पाकिस्तान की मैशत और से ज्यादा खराबी की तरफ जाएगी। ये कहना कि जी पहले मैशत ठीक कर ले फिर इलेक्शन करवाए, भाई मैशत आपके इलेक्शन होते तक बचने वाली नहीं है जो हालात जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी अदम में इस्तेकाम वाली मैशत से बाहर के लोग भी बात नहीं करते हैं। बिल्कुल हमारे हमसाया जो दोस्त मुल्क है वो हमें पैसे देने को तैयार नहीं है, तो बेहतर है कि एक मैंडेट लेकर आए ताकि उस हुकूमत को पता हो कि अगले 5 साल उन्होंने काम करना है, फिर कहीं जाके ये सही। एहतशाम साहब, आप भी एग्री करते हैं इससे? बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल के, इस क्राइसिस से निकलने का वाहिद हल अर्ली इलेक्शन ही है, फौरी तौर पर इलेक्शन होना चाहिए, बजाय इसके कि शोशे छोड़े जा रहे हैं, कभी टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट, कभी मौशी इमरजेंसी। तो आपको लगता है कि आवाम के पास जाया जाए, अवामी मैंडेट से जो गवर्नमेंट आए 5 साल के लिए, तो कोई स्टेबिलिटी आ सकती है? सोनिया, देखिए मैं और आप कहेंगे या डॉक्टर साहब कहेंगे तो शायद, या और बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट भी बात कर रहे हैं कि जी फौरी हल तो यही है कि ये वेट एंड सी के मोड से निकलें और इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन
आप देख लें 1-2 दिनों से हुकूमत के लिए नरम कोशा रखने वाले टीवी चैनल 1-2 बड़े जो हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि जी ये जिस अंदाज से हुकूमत ऑपरेट कर रही है, ये तो और मकबूलियत उनकी और कम हो रही है, और वक्त पे फैसले ना करने की वजह से, सिर्फ सियासी ऐसे चीज़ों को जेहन में रखने की वजह से उनके मामला खराब हो रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बड़ी गलती आपसे हो रही है, आप अपने आप को चीज़ों को ठीक करें और इलेक्शन की तरफ जाएं। तो अब सवाल तो यही है कि हुकूमत ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। अभी लोकल बॉडी इलेक्शन आपने देखा जिस तरह मुलतवी हुए, सबने कहा कि सिर्फ एक डर है कि पीटीआई जीत जाएगी। फिर जीत जाएगी तो ठीक है, आप फिर थोड़े अर्से के बाद आप भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना उनके खिलाफ ले आना उनको, अगर आप समझते हैं ये नहीं है। लेकिन होना यही चाहिए कि जो 5 साल के लिए लोग देख रहे हैं कि ये कोई नई हुकूमत आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए और मौका उसको पूरा दिया जाए, ताकि इंटरनेशनल अदारे भी, इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी सारे मिल के जो है वो चाहते हैं कि जिस मुल्क में कोई शुरुआत हो जाए और सियासी तौर पे चीज़ें ठीक हों, अमन अमान हो, स्टेबिलिटी आ जाए। और ये जो बार बार बात आती है कि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं, हम सिक्योरिटी के इशू से अलग निकल रहे हैं, तो ये अब जाहिर है इस हुकूमत से इंटरम सेटअप से तो कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है ना। अब जो इंटरम सेटअप सो पड़ा जिनको बनेगा भी, वो तो बात की बात है। सब यही कह रही है कि 5 साल तक पूरे अगर जो कोई नहीं आती है हुकूमत और 5 साल के लिए अगर आती है तो उससे हम बातचीत करेंगे। इवन आईएमएफ में वर्ल्ड बैंक देख लें, वो भी यही कह रहे हैं कि हमने फर्ज करें इंटरम, पिछले दिनों एक मूव बनी थी कि इंटरम सेटअप के जरिए इनको ये कहना चाहिए कि जी वो सारे के सारे मुश्किल फैसले उनसे करवा दिए जाएं। ये एक बात चली थी पीडीएम के लोगों में, लेकिन उसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। तो मेरा ख्याल है हल सुनिए एक ही है, इलेक्शन की तरफ जाए, इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और जो बहुत ज़्यादा हमने ये बातें शुरू कर दी हैं कि जी सियासी तौर पे इमरान खान को कॉर्नर किए बगैर चीज़ें ठीक नहीं होगी, तो मेरा ख्याल है ये एक गलत फैसला है जो इनको समझ नहीं आ रही। इसके लिए उन्हें डेफिनेटली कोई और तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। बेहतर यही कि हल यही है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। ठीक है, अब लास्ट में डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि अब ज़ाहिर है ज़रा जो मुआशी अदाद शुमार हैं, क्या कुछ चल रहा है आवाम को तो इससे कोई गर्ज नहीं है। ज़ाहिर है आवाम को गर्ज है तो इस चीज़ से कि उसे रोटी, आटा, चीनी, जो बेसिक नीड्स हैं वो सस्ती मिले, आवाम की पहुंच में हो। लेकिन इत्तलात तो ये है कि मज़ीद बम गिराने लगी है महंगाई का ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफे की खबरें भी आ रही हैं, मज़ीद टैक्सेस लगाने की भी बात हो रही है। तो सर फिर आवाम किधर जाएगी? आपको लगता है कि ये मज़ीद बोझ बढ़ने लगा है और ये गवर्नमेंट के लिए ज़ाहिर है आवाम में इस गवर्नमेंट ने जाना है 7-8 महीने के बाद, 1 साल के बाद, ये फिर क्या लेकर जाएगी आवाम के पास? जी, मेरा ख्याल है कि कोई हुकूमत भी इलेक्शन ईयर के अंदर कोई भी ऐसे फैसले नहीं करती है जिससे उसको नुकसान हो। इसलिए खतरा यही है कि इस हुकूमत को अगर और मौका मिलेगा तो ये खराबी नहीं करेंगे। अगर आईएमएफ के कहने के ऊपर मजीद टैक्सेस लगाए भी गए तो आप देखेंगे कि फिर कोई ना कोई करीब आकर ना तो हम उनको सही तरीके से इकट्ठा करने की सलाहियत रखते हैं, ना ही सख्त तो इंतजामी जो मशीनरी है टैक्स की वो कोई कारआमद है। ज्यादातर रिटर्न जो फाइल होती हैं उसमें आप देखें कि या तो खसारा दिखाया जाता है या बिलो टैक्सेबल, वही जो हम विद होल्डिंग से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करते हैं, लोग आगे भाषण कर देते हैं। महंगाई की एक बहुत बड़ी वजह मैं आज कर रहा था, यहाँ कॉस्ट पुश होती है क्योंकि पहले तो हमारे यहाँ तवानाई की कीमतें ज्यादा, फिर टैक्सों की भरमार होती है, फिर उसके ऊपर मुनाफा हो रही, उसके अंदर भी कोई गुड गवर्नेंस का हमारे यहाँ रवाज नहीं है। ये से लाभ आता है 3 से 4 गुना हम बढ़ा देते हैं, कोई और आता है फेस्टिविटी तो उसमें भी यही करते हैं। सुबाई हुकूमतें भी अपने तौर पर जो मर्जी कीमतें कंट्रोल करने की कमेटियां बनाएं या मजिस्ट्रेटों को लगाएं या बाजार खोलें, एंड पे कुछ भी नहीं होता है क्योंकि गरीब आदमी की यहाँ तो आमदनी बढ़ रही है। कितने सालों से हमारी पर कैपिटा आमदनी कहाँ पे है और हमारी जो जीडीपी ग्रोथ कहाँ पे है, इसका मुकाबला जरा आप इसी कोविड से निकलकर बांग्लादेश और इंडिया की देखें कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पहले तवज्जो इस बात पे दी जानी चाहिए कि क्या हम वाकई अपनी पैदावारी लागत कम करेंगे, अपनी जो है वो जो भी हमारी एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, नहीं लोगों को रोजगार दे सकते हैं, उनकी जिंदगी आसान बना सकते हैं। ये मईशत है, ये चीज तो नहीं है कि हर वक्त हम लोगों को मालियाती खसारे से और करंट अकाउंट खसारे से डराते रहे। ये तो
इंतजामी का नतीजा है, बैड गवर्नेंस का नतीजा है। ये जो माशी इशारे हैं ये दरअसल अलामतें हैं कि निज़ाम में कहीं बहुत बड़ी खराबी है। वो अलामतों को इलाज करने की बजाय बीमारी का इलाज करें, उसको जड़ से खत्म नहीं करेंगे तो ये तो हर दफा ही होता है। बिल्कुल पॉइंट टेकन सर। वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे मौशियात प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे और इसके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट और जो मौशी मामलात हैं उन पर बड़ी ग्रिप रखते हैं सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब भी मेरे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखी। डॉक्टर इकरामुल हक साहब जो हमारे मौशियात थे वो ये बता रहे थे कि सारी सूरत हाल या इस क्राइसिस से निकलने का जो वाहिद हाल है इस वक्त अर्ली इलेक्शन में ही है। और अगर अर्ली इलेक्शन हो जाते हैं तो जाहिर है अवामी मैंडेट से जो गवर्नमेंट आएगी वो बेहतर तौर पर डिलीवर कर सकेगी और जाहिर है लोगों का इस पर एतमाद भी होगा। IMF भी ये कह रहा है कि जाहिर है इस गवर्नमेंट का कोई अता पता नहीं है, आज है कल नहीं है। किससे हम बात करें तो शायद जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल है वो थोड़ा सा कम होगा, शायद मामलात स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। ये कुछ हमारे मौशियात जो हैं उनका ये कहना है। एहतशामुल हक साहब की राय भी आपने सुनी कि इस सारे बहरान का इस वक्त हल ये है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। बहरहाल देखना ये है कि आने वाली जो वक्त है, आने वाले दिन है, इसमें सूरत हाल क्या बनती है। इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज।